भूखा बच्चा। शहर की उत्साही म्यूनिसिपैलिटी कमेटी ने लिविंग क्रॉसिंग के पार बनी एक पुराने फुटबॉल मैदान में फूस के छप्परों के सेट डालकर लंबी लंबी कतारों को बिजली की तेज रोशनी से जगमगाकर एक्सपो 77-78 प्रदर्शनी का इंतजाम किया था। इसमें उनका दावा था कि आप एक आल्पिन से लेकर मोटर कार तक खरीद सकते हैं, जबकि जो अकेली गाड़ी वहां बड़ी धूमधाम से रंग बिरंगे बल्बों के साथ सजाकर प्रदर्शित की गई थी, वह एक फोर्ड 1930 मॉडल की गाड़ी थी, जिसे एक खास लकी नंबर की टिकट लेने वाली को इनाम के तौर पर दिया जाना था। मार्केट रोड से दिन भर स्पेशल बसें चलती थीं, जो दर्शकों के झुंड भरकर यहाँ लाकर छोड़ देती थीं। थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी लाउड स्पीकर चारों तरफ के आसमान को फिल्मी गानों और विज्ञापनों के मिले जुले शोर से, जिसमें उमड़ रही भीड़ भाड़ का अपना शोर भी शामिल था, गुंजा रहे थे। एक्सपो के आयोजकों ने शोर शराबे, चमकती सानबान, धूल धक्के और कूड़े करकट की एक अलग दुनिया कायम कर दी थी। लेकिन रमन को इस भीड़ भाड़ से थकावट महसूस होने लगी थी और उसके कान के पर्दे फटने लगे थे। वह सोचने लगा कि प्रकृति अगर कानों में ऐसी मशीन लगा देती जिसका बटन दबाकर आवाज़ को बंद किया जा सके तो कितना अच्छा होता। तब मैं कितने आराम से टाइगर छाप अंडरवेयर और उस बेवकूफ़ फिल्म स्टार के भद्दे प्यार शेयार के गाने से बचकर प्रदर्शनी में घूम फिर सकता था। वह सोचता रहा, मैं तो यहाँ बोरियत से बचने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो नरक है। ऐसी धक्कापेल कि उसे अफसोस हुआ कि इलामन स्ट्रीट से यहाँ आया, लेकिन वह लौटकर जाने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा था। भीड़ और शोर शराबे से उसका मन बाहर निकल पड़ रहा था, और आजकल वह यही तो चाहता था। वही भीड़ के साथ साथ इधर उधर घूमता रहा और कभी कभी रुककर विज्ञापन और पोस्टरों को आलोचक की नज़र से देखता रहा, क्योंकि यही उसका पेशा भी था। जिस एक चीज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया वह था एक स्टॉल के आगे लगा एक प्ले कार्ड, जिसमें एक औरत, जिसका निचला हिस्सा मछली जैसा था, अंकित की गई थी। वह सोचने लगा कि अगर उसे इस स्त्री मछली का चित्र बनाने को दिया जाता तो वह इसे किस प्रकार अंकित करता। वह इस तथा दूसरे विज्ञापनों को ज़्यादा सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता और काफ़ी धन कमा लेता, लेकिन इसके लिए उसे प्रदर्शनी के आयोजकों को खुश करना चाहिए था। पर इन दिनों वह जबरदस्त उदासीनता के दौर से गुजर रहा था और किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। कई महीने से वह अपनी कार्यशाला में नहीं गया, जिसका फायदा उसका मार्केट गेट वाला प्रतिद्वंदी जयराम उठा रहा था। रमन ने सोचा, कोई बात नहीं, पनपने दो से। हालांकि उसकी कला दृष्टि चिंपांजी बंदर जैसी थी। वह स्त्री मछली के चित्र को चिढ़ और आकर्षक दोनों के मिले जुले भाव से देखने लगा। उसका मालिक सामने की पटरी पर चढ़ा टीन के भोंपू से लोगों से कह रहा था, आइए आइए, इस आधी औरत और आधी मछली को देखिए, जल में तैरते और जवाब पाइए। ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। क्या सवाल पूछे? रमन खुद से पूछने लगा। क्या यह पूछे कि पानी में उसे जुकाम क्यों नहीं होता, या किस कपड़े से सीकर उसे मछली का रूप दिया गया है। वह सोच ही रहा था कि इसे देखने भीतर जाए या नहीं कि एक दूसरी घोषणा उसे सुनाई दी। 5 साल का लड़का जो अपना नाम गोपू बताता है, अपने माँ बाप की तलाश कर रहा है। सेंट्रल ऑफिस में आकर उसे ले जाइए। उसने 4 दफ़ा यह घोषणा लाउड स्पीकर में सुनी। उसने स्त्री मछली के आकर्षण से अपने को मुक्त किया और इस बच्चे को देखने जाने का फैसला किया। हमें जानना चाहिए कि किस तरह के बच्चे मेलों में खो जाते हैं।
वे माँ बाप कैसे लापरवाह होते हैं जो बच्चों को खो जाने देते हैं, या वे जानबूझकर ही तो नहीं छोड़ देते। वह एक डॉक्टरी प्रदर्शनी के लिए लगी लंबी लाइन से उलझते हुए, जिसमें आदमी का दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह शीशे की बोतलों और जारों में रखे हुए थे। साथ ही एक आदमी की पूरी एक्सरे तस्वीर भी लगी हुई थी। सेंट्रल ऑफिस की तलाश में चल पड़ा। रास्ते में उसने एक चरखी से निकलती और रोईंदार लाल गुलाबी रंग की मिठाई बिकती देखी, जो आकार में बहुत बड़ी लेकिन वजन में एकदम हल्की होती थी, और खुद भी उसने एक अपने खाने के लिए खरीदी। लेकिन जैसे ही उसने इसकी तरफ अपना मुंह बढ़ाया, ये सारे मुंह में चिपक गई। उसने सोचा, सबके सामने इसे खाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने इसे मुंह से दूर कर लिया और इस प्रकार उसे हाथ में लिए चलने लगा, मानो किसी और के लिए जा रहा है। लेकिन कभी कभी धीरे से मुंह पूरा खोलकर एक टुकड़ा भीतर डाल लेता और मजे ले लेकर चूसता रहता। दुनिया की सबसे ज्यादा मीठी चीज है यह। एक हाथ में झंडे की तरह इसे उठाए और भीतर ही भीतर जवान चलाते वह सेंट्रल ऑफिस जा पहुंचा, जो एक्सपो के दक्षिणी द्वार पर था। यहाँ बड़ी व्यस्तता थी। बहुत से टाइपिस्ट मशीनों पर खटर पटर कर रहे थे और तरह तरह के लोग आ जा रहे थे। उसने देखा, इनके बीच एक लड़का बेंच पर बैठा, जोर जोर से अपने पैर हिला हिला कर और खुद भी अपने बदन को इधर उधर करके उसके टूटे फूटे पैरों से खिलवाड़ कर रहा है, जैसे परेशान पास बैठा क्लर्क उसे बार बार झड़क रहा है। चुप बैठी चुप, ज्यादा शोर मत मचाओ। जिसके जवाब में गोल गोल गालों और फूली हुई नाक वाला यह लड़का अपने सफेद दांत निकालकर संतोषजनक हंसने लगता है। यह 7 साल का होगा, 5 का नहीं है। उसे देखकर रमन ने मन में सोचा। रमन ने अपनी अधखाई कैंडी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे देखकर ही लड़के ने लपककर उसे पकड़ लिया और फौरन उसमें अपना मुंह गड़ा दिया। रमन को उसका यह जोश पसंद आया और उसने उसे थपथपाया। क्लर्क ने घूरकर रमन को देखा और पूछा, आप इसलिए जा रहे हैं? हाँ, रमन ने भावना में भरकर कहा। क्लर्क ने फौरन उसके सामने एक रजिस्टर बढ़ा दिया। यहाँ दस्तखत करो। रमन ने वहाँ अस्पष्ट सा कुछ लिख दिया। आप लोग अपने बच्चों पर नजर क्यों नहीं रखते? अब मत खो देना। ऐसे लड़कों को यहाँ रखना भी बड़ी परेशानी का काम है और कोई काम नहीं कर सकते। अब मुझे आधी रात तक बैठकर ये सब कागज पूरे करने पड़ेंगे, क्लर्क ने भुनभुनाते हुए कहा। आप तो घोषणा कर रहे थे कि यह रो रहा है। यह उस तरह का नहीं है, यह तो कहना ही पड़ता है, नहीं तो माँ बाप तब तक नहीं आएंगे जब तक वे वापस न जाने लगेंगे, और तब तक हमें इन शैतानों की देखभाल करनी पड़ेगी। यह भी उनकी चाल होती है। इसकी माँ कहाँ है? बाहर इंतजार कर रही है। यह कहकर रमन ने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने फौरन पकड़ लिया। दोनों दफ्तर से बाहर आए और फुर्ती से भीड़ में खो गए। लड़के को अपने साथ ले जाते हुए रमन के दिमाग में एक शब्द गूंजता रहा, माँ। बड़ा आकर्षक शब्द था यह। वह सोचने लगा, काश उसकी एक बीवी भी होती जो सचमुच बाहर खड़ी होती। चिड़चिड़े क्लर्क ने सचमुच मान लिया कि बीवी बाहर खड़ी है। रमन ने सोचा, ठीक ही तो है, मैं बीवी वाला लगता हूँ ना। मेरी हर चीज़ ठीक ठाक है। मशहूर पेंटर हूँ मैं, नए ढंग से पेंटिंग बनाता हूँ। बैंक में काफ़ी पैसा है, कार्यशाला है, सरयू के किनारे दूर तक मेरी ज़मीन है, और गोद लिए इस लड़के के अलावा एक और भी हो सकता था, उसका अपना, डेजी के भीतर। कौन जानता है इस क्षण भी वह मुझसे यह कहने को तैयार हो जाए कि तुमने मुझको यह गर्व दिया है।
और उस जन्म नियंत्रण तथा शहर और गांव में घर घर जाकर कम बच्चे पैदा करो का प्रचार करने वाले के लिए यही सही होता। वह अपने को बहुत ज़्यादा समझने लगी थी और मैं भी कितना मूर्ख था जो उसके पीछे पीछे लगा रहा। सच यही है कि यह मेरी गलती नहीं थी। उसी ने मुझे हर गांव की हर दीवार पर यह मूर्खतापूर्ण संदेश लिख लिख कर लगाने का काम सौंपा था कि और बच्चे नहीं चाहिए। वही उसे अपने साथ हर जगह अकेले जबरदस्ती ले गई थी और इन स्थितियों में कुमार बने रहने का व्रत कब तक कायम रह सकता है। देखा जाए तो यह शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक हो सकता है कि सब तरह के उसूलों और सावधानियों के बाद भी वह गर्भिणी हो गई थी और उसकी मदद मांगने लगी थी। इस स्थिति पर विचार करके उसे हंसी आने लगी। उसे हंसते देखकर उंगली पकड़कर साथ चल रहा लड़का भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। रमन ने उसे झड़का। तुम क्यों हंस रहे हो? पता नहीं, यह कहकर लड़के ने फिर दांत निकाल दिए। भीड़ में चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए भी कि खाने पीने के हर स्टॉल पर लड़के के कदम रुकते। एक्सपो वालों ने जरा जरा दूर पर खाने पीने की दुकानें और ठेले रखवा दिए थे। चाट पकौड़ों के ऊंचे ऊंचे ढेर, कढ़ाई से निकलती सुनहरी जलेबियाँ, तेल में तलती पतली पतली अफलम जो आपकी आंखों के सामने ही चंद्रमा की तरह फूलकर गोल हो जाते थे, और भी तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ और नमकीन जिन्हें देखकर राह चलतों के मुंह में पानी भर आता था। रमन को बच्चे पर दया आ रही थी क्योंकि वह तुरंत उसके साथ चल पड़ा था। कुछ खाओगे? उसने पूछा। हाँ, लड़के ने एकदम जवाब दिया और एक मिठाई वाले की तरफ इशारा किया। रमन ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ रखा था कि कहीं यह फिर न खो जाए, और दूसरा हाथ ही खाली छोड़ रखा था जिससे वह इशारा कर सकता था और खा भी सकता था। लड़का मिठाई खाने में लग गया और इधर उधर की सब बातों को भूल गया। जब उसकी मिठाई खत्म हो गई, रमन ने फिर पूछा, आइसक्रीम खाओगे? लड़के ने खुश होकर से लाया और रमन ने ठेले से 2 आइसक्रीम खरीदी। दूसरी से वह उसे साथ देने के लिए। रमन अपनी सब चिंताएं भूल गया। जिस उदासी और बोरियत ने उसे परेशान कर दिया था और जिसके कारण उसकी सुबह, दोपहर और रात की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लड़के की ओर देखते हुए वह सोचने लगा, इसको खुश देखकर मुझे भी खुशी क्यों हो रही है? पिछले जन्म में जरूर यह मेरा ही बेटा रहा होगा। वह सोचने लगा, इसे खुश करने के लिए और क्या किया जाए? तुम उस पर चक्कर लगाना चाहते हो? सामने खड़े विशाल चक्र की तरफ इशारा करते हुए, जो धूं धूं करते हुए हर बैठने वाले को आसमान तक पहुंचा देता था, उसने पूछा। लड़के ने इसके लिए भी हाँ कर दी। रमन लड़के को साथ लेकर झूले पर बैठ गया। यह अच्छा है, इससे अच्छा खाना कम होगा, रमन ने सोचा। उसे लड़के के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी थी। अगर यह पेट दर्द की शिकायत करता तो वह खुद को ही अपराधी महसूस करता कि ज़रूरत से ज़्यादा खिला दिया। अब झूले पर बैठे चक्कर के चलने का इंतजार करते हुए वह इस बदलती हुई परिस्थिति पर विचार करने लगा। लड़के को माँ बाप की फिक्र नहीं थी। शायद यह अनाथ बच्चा हो जो मेले में मैदान में रास्ता भूल गया हो, लेकिन अब वह अनाथ नहीं रहेगा। रमन को यह विचार बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे अपने को डैडी या अप्पा कहना सिखलाएगा। अब महिमा ऊपर चढ़ने लगा और उसी के साथ रमन के विचार भी आसमान छूने लगे। लड़के ने कसकर उसकी बाहें पकड़ ली। रमन ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, झूले का मजा लो। अगर लोग पूछें कि यह लड़का कौन है तो मैं कहूँगा बेटा है मेरा। तुम्हें डेजी की याद होगी, उसने इसे कन्वेंट में पाला था, उसे यही पसंद था, लेकिन
अब मैं इसे ले आया हूँ। बात यह है कि बच्चों को घर में ही पालना चाहिए। और इसकी माँ कहाँ है, ये पूछ सकते हैं। पता नहीं, वह किसी के साथ भाग गई। यह बात वह बदले के ढंग से कहेगा, क्योंकि रात दर रात उसके साथ सोने के बाद अंत में जब शादी का इंतजाम हुआ तब वह उसे दगा दे गई थी, जिससे उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी। अचानक उसने बगल में बैठी लड़की से पूछा, उम्र क्या है तुम्हारी? तो लड़के ने आंखें झपकाई और फिर सिर हिला दिया। 7 साल से कम नहीं होगी तुम। यह कहते हुए उसने सोचा कि वह 2-3 साल पहले ही इस शहर में आई थी, इसलिए उसे कुछ दूसरा जवाब ढूंढना पड़ेगा। लड़के ने कहा, यह पहिया तेज तेज कब चलेगा? पर रमन इसी चाल से संतुष्ट था, क्योंकि ज़्यादा तेज चलने से उसे परेशानी होती। इसलिए वह दूसरी बातें करके लड़के का मन बदलने की कोशिश करने लगा। अच्छा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, लड़के ने जवाब दिया। उसकी भूख पर ताज्जुब करते हुए रमन बोला, घर चलोगे तो वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। लड़का एकदम सतर्क हो गया। चॉकलेट और आइसक्रीम और बकलगम भी? हाँ, और बहुत सी जलेबी। मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती हैं, लड़के ने खुश होकर कहा और पूछा, मैं जितना चाहूँ खा सकूँगा या हर दफ़ा आपसे पूछना पड़ेगा? सब तुम्हारे लिए होंगी, जितनी चाहो खाना, रमन ने उत्तर दिया। लड़के के मुंह में पानी भर आया। कहने लगा, मेरे पापा कहते हैं कि ज़्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। वे हैं कहाँ? रमन ने पूछा। इस मेले में ही कहीं हैं। लड़का इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। लगता था कि उसे डर है कि कहीं उसे माँ बाप को वापस न कर दिया जाए और इन सब चॉकलेट और बबलगम से वह वंचित रह जाए। रमन ने कहा, यह ठीक बात है, ज़्यादा खाने से तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। मुझे पता है, लड़का कहने लगा। जब चाचा आए थे तब आपको पता है मैंने कितना खाया था? यह कहते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर कितना ज़्यादा, यह बताने की कोशिश की। रमन को यह देखकर खुशी भी हुई कि लड़का काफ़ी तंदुरुस्त था। कमज़ोर होता तो उसे सबसे पहले मेडिकल स्टेशन ले जाकर डॉक्टर किशन से इलाज कराना होता। लड़के को एक कमरा तो देना ही होगा, वह कमरा जो उसने डेजी के लिए तैयार करके रखा था कि शादी के बाद वह इसमें आकर रहेगी। लेकिन वह तो दगा ही दे गई। यह लड़का उसी में रहेगा, उसी में अपने खिलौने, किताबें, कपड़े वगैरह रखेगा। उसका बिस्तर भी उसी में होगा। उसे उम्मीद थी कि लड़का अकेला सो सकेगा और रात में रोएगा नहीं। वह उसे सिखाएगा भी यही कि अकेले सोना चाहिए और अपनी किताबों और कपड़ों की देखभाल भी खुद करना चाहिए। वह इसे कल प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा देगा, जो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन वह हेड मिस्ट्रेस को जानता है, क्योंकि उसने स्कूल का साइन बोर्ड मुफ्त में बना दिया था। 2/6 फीट के इस साइन बोर्ड पर उसने प्लास्टिक इमल्शन का रंग लगाया था और चांदी की पाउडर से उसे सजाया था। स्कूल मंदिर के पास सड़क के उस पार था और लड़का घर से स्कूल तक अकेला जाया और आया करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह होगी कि जब वह स्कूल से लौटकर घर आएगा तब वहाँ उसे कोई नहीं मिलेगा। उसके दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। यह सब डेजी के कारण हुआ, नहीं तो उसकी चाची बचपन से ही उसके साथ रहती आई थी। वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक उसी के साथ रहती। उसने सोचा था कि चाची के कारण डेजी को दिक्कत होगी, इसलिए चाची को उसने बनारस रवाना कर दिया था। ओफो, जब घर में थी तब उसे खाने का कितना आराम था। जब ज़रूरत होती खाना या नाश्ता तैयार मिलता था।
वह हमेशा घर पर ही रहती थी और जब वह आता तो दरवाज़ा खोलती थी। अब तो वह एक तरह से भूखा ही रहता था। उसे कॉफ़ी बनाने तक की इच्छा नहीं होती थी और न वह वर्डलेस होटल जा पाता था, क्योंकि वहाँ आने जाने वाले उसे पसंद नहीं थे। उनका घमंड और बार बार वही बातें करने से उसके सिर में दर्द हो जाता था। लेकिन हो सकता है कि गलती उसी की हो। डेजी की दगाबाजी के बाद शायद उसका अपना स्वभाव भी बदल गया था। अब उसमें खटास आ गई थी। दिन खाली, कुछ सोचना नहीं, ना कुछ करना, किसी का इंतजार नहीं, निराशा और बोरियत से भरी जिंदगी। हर सवेरे खाली, सुनसान दिन में आंखें खोलना और यह सोचना, फिर आ गया यह मनहूस दिन। चारों तरफ खाली पड़ा घर, कहीं किसी तरह की कोई जिंदगी नहीं लगता था। घर की चिड़िया भी उसे छोड़कर उड़ गई है, जो पहले जब यहाँ हर कमरे में तरह तरह की चीज़ें और खाने पीने के लिए अनाज चावल वगैरह भरे होते थे, वे बड़ी तादाद में चहचहाती नजर आती थीं। अब खालीपन के सिवा कहीं कुछ नहीं था। रमन कभी कभी सोचता कि वह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है, जिसमें मकान टूटने लगते हैं और खंडहर बनकर पुरातत्व के नमूनों में बदल जाते हैं। लेकिन अब बच्चे के आने से वातावरण बदलेगा और घर में रौनक आ जाएगी। अब वह सब कमरों में नए बल्ब लगा देगा, जो सब फ्यूज हो चुके हैं और मुद्दत से बदले नहीं गए हैं। अब वह उत्साह से पिता का यह रोल अपना लेगा और बच्चे को सिखा पढ़ा कर देश का संस्कृत और उत्तम नागरिक बनाएगा। डेजी के जाने के बाद उसने घंटे पर ध्यान देना भी बंद कर दिया था। अब वह नियमित रूप से हर ग्राहक से मिलेगा जुलेगा और उनके लिए साइन बोर्ड बनाएगा, क्योंकि उस लड़के की परवरिश करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, जिसे बाद में वह ऊंटी की लबडल बोर्डिंग में दाखिल करा देगा। उसने लड़के से कहा, अब तुम स्कूल जाओगे, वह बहुत अच्छा होता है, वहाँ तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे। यह बात सुनते ही लड़के का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्यों नहीं है, वहाँ मास्टर मुझे पीटते हैं। रमन ने उसे समझाने और उसका डर दूर करने की कोशिश की, लेकिन लड़का अपनी बात पर कायम रहा और कहता रहा, स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम स्कूल मत जाना, चलो अब तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। रमन ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा और सोचा कि रास्ते में चिट्टियार स्टोर्स पर रुककर उसके लिए चॉकलेट खरीदेगा। उसने खुद को समझाया, मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे मैं उसे ठीक कर लूँगा। मुझे खुद स्कूल कितना नापसंद था। पहिए में घूमने के बाद लड़का मेले के चारों तरफ चलने वाली खिलौना गाड़ी में बैठने की जिद करने लगा। उसका चक्कर पूरा होने के बाद भी वह गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं हुआ और चाहता रहा कि एक के बाद एक, फिर तीसरा और इसी तरह चक्कर लगाता रहूं। 4 चक्कर लगाने के बाद भी वह उतरने को तैयार नहीं हुआ। रमन को भी चक्कर लगाने में खूब मजा आया और वह कुछ देर के लिए डेजी के व्यवहार से उत्पन्न परेशानी को भूल गया। इस सब घूमने फिरने और खाने पीने के बाद रमन को ख्याल आया कि इस लड़के के कारण उसने भी काफ़ी खा पी लिया है, नहीं तो सवेरे से उसने कुछ भी नहीं खाया था। यह सोचकर उसे प्रसन्नता हुई, इस लड़के के कारण मुझ में भी जान पड़ गई, टॉनिक की तरह। जब वह साथ रहने लगेगा तब तो न जाने कितना प्रियपन आ जाएगा। काम करने के वक्त को छोड़कर वह सारा समय लड़के के साथ ही बिताएगा। वह कहानियों की किताबें खरीद लेगा और लड़के को कहानियाँ पढ़कर सुनाएगा। उसे रामायण कहानी भी बताएगा। कुछ दूर चलकर लड़का एक दुकान पर रुक गया, जहाँ कड़ाही में बड़े बड़े बोंडे तलकर निकाले जा रहे थे। रमन ने कहा, अब और नहीं खाना है, और नहीं, क्योंकि उसे डर लगा कि यह सब भी उसके पेट में गया तो कहीं वह उल्टी करना शुरू कर दे।
खुद उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। बोंडे खिलाने की जगह वे उसे कुछ और तमाशे दिखाने ले गया, जहाँ तोता सर्कस की खेल दिखा रहा था। कुत्ता ताश के पत्ते उठा उठा कर दे रहा था। मौत के मुंह में मोटरसाइकिल की गोल गोल दौड़ उसे देखकर लड़का तेजना से चीखें मारने लगा। लड़के को जब मौका मिलता तो वह कुछ शैतानी भी कर गुजरता। उसने फूलों के गमले तोड़ दिए, पोस्टर फाड़ डाले, जहाँ कहीं खाली जगह मिला उलट पुलट करने लगा। फव्वारों को पानी इधर उधर उछाल दिया। खास तौर से पास से गुजरते बच्चों पर कभी कभी जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर अपनी उम्र के किसी लड़के को पटखनी दे देती। किसी लड़के की चुटिया पीछे से पकड़कर खींच ली, जमीन से पत्थर उठाकर ऊपर लगे बल्बों में दे मारे, इत्यादि। रमन को उसकी इन हरकतों से परेशानी तो हुई और वह उसे रोकने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुश भी होता रहा। जब वह लड़के का हाथ पकड़े एक लाइन में लगा तो डरता रहा कि पता नहीं आगे खड़े आदमी के पीछे से वह क्या कर गुजरे। रमन उसकी शैतानियों और हर बात में दखल देने की आदत को गुण मानकर ही लेता रहा। अतपि वह उसे काबू में भी किए रहा, क्योंकि कहीं मारपीट न हो जाए जो उसे ही झेलनी पड़ती। उम्र के ख्याल से यह उसके लिए स्वाभाविक बात है। स्कूल जाने लगेगा तो ठीक हो जाएगा। हमारे देश के लोग नहीं जानते कि बच्चे का विकास रोके बिना उसे किस तरह पालना पोषना चाहिए। अब वे मेरे गोराउंड के पास आ पहुंचे थे। लड़के ने जैसे ही दूसरे बच्चों को लकड़ी के घोड़ों पर चढ़े देखा, कहा, मैं भी घोड़े पर चढ़ूंगा। रमन सोचने लगा कि इस पर उसे अकेले बिठा देना ठीक भी रहेगा या नहीं, क्योंकि वह खुद उसके साथ नहीं बैठ सकता था। उसने कहा, तुम पहिए की सवारी कर चुके हो, यह भी उसी तरह है। नहीं, लड़के ने पैर पटकते हुए कहा, मैं तो चढ़ूंगा। रमन की समझ में नहीं आया कि कैसे उसे समझाए, इसलिए उसने कुछ खाने का लालच दिया। हालांकि वह भी अब ठीक नहीं लग रहा था। लड़के ने कहा, जरूर खाऊंगा, लेकिन घोड़े पर चढ़ने के बाद। रमन ने अचानक उत्साह दिखाते हुए कहा, अरे वहाँ फिल्म दिखाई जा रही है, चलो उसे देखेंगे। लड़के ने यह सुनकर सिर घुमाया। पर्दे के सामने भीड़ लगी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने सिर हिला दिया। रमन ने कहा, मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठा दूंगा कि दूसरों से ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। लड़के ने जिद की, मुझे तो घोड़े ही चढ़ना है। अब बिना कुछ कहे रमन ने उसे कंधे पर उठा लिया और पर्दे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, हाँ हाँ, पहले फिल्म में बहुत से शेर, चीते और बंदर देख लो, फिर उसके बाद। लड़का काफ़ी भारी था और उसके धूल मिट्टी से सने जूते रमन के कपड़े भी गंदे कर रहे थे। साथ ही वह लातें भी चला रहा था, लेकिन रमन उसे जबरदस्ती एक ऊंचे से ढेर पर ले जाकर खड़ा हो गया। लेकिन इस भारी वजन को सिर चढ़ाए वह भी हाँफने लगा था। वहाँ से भी फिल्म के एक आध टुकड़े के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था, पर उसे उम्मीद थी कि इसमें एक आध शेर या बंदर जरूर दिखाई देगा, जिसका उसने लड़के से वादा किया था। लड़के के मन में उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए कि वह उसे झूठा समझने लगे। उसने पूछा, क्या दिखाई देता है तुम्हें? तो लड़के ने कहा, कोई शेर या बंदर नहीं है इसमें, एक आदमी गेंद खेल रहा है। अच्छा, मुझे गेंद चाहिए। ठीक है, तुम्हें गेंद मिलेगी। जब हम यहाँ से चलेंगे गेंद खरीद लेंगे। उसे एक दुकान की याद आई जहाँ प्लास्टिक का सामान और गेंदें रखी थीं, पर वहाँ वह कहाँ थी यह ध्यान में नहीं आ रहा था। वह दुकान ढूंढ लेगा और एक की जगह 2 गेंदें खरीदेगा, एक खेलने के लिए और दूसरी रिजर्व में रहेगी कि पहली गेंद खो जाए तो यह दे दी जाएगी। तभी कंधे पर चढ़े लड़के ने किसी को देखकर जोर से आवाज़ लगाई, अम्मा, और उतरने के लिए ऐसी उछल-कूद करने लगा कि रमन का कंधा दर्द करने लगा। उसने लड़के को छोड़ दिया
और उतरती ही वह तेजी से लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉल के बगल में घास पर बैठे कुछ लोगों की तरफ भागा। रमन भी उसके पीछे दौड़ा। इस दल में एक काफ़ी लंबा और तगड़ा आदमी था जो किसी गांव का किसान लगता था। भूरे रंग की साड़ी पहने एक अधेड़ औरत और 2 लड़कियां थीं। इनके खरीदे सामान के बहुत से बंडल आसपास बिखरे पड़े थे, जिनसे लगता था कि ये लोग खरीद फरोख्त करने के इरादे से यहाँ आए हैं और शाम की बस से गांव वापस चले जाएंगे। लड़का तीर की तरह उनके बीच जा घुसा। उसे देखते ही सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सवाल पर सवाल करने लगे। रमन ने सुना कि वह तगड़ा आदमी बड़ी जोरदार आवाज़ में उससे पूछ रहा है, कहाँ गायब हो गया था शैतान? तेरी वजह से हमारी बस छूट गई। फिर उसने लड़के को एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और कान पकड़कर उमेटना शुरू किया। लड़के ने चीखना शुरू किया। रमन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आगे बढ़कर उसने कहा, मत मारो। आदमी दूसरा थप्पड़ रसीद करने ही जा रहा था कि माँ ने आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया और इस दूसरी मार से उसे बचा लिया। रमन ने सोचा कि अब उसके सपने का अंत हो गया है। वह मेले से बाहर निकल आया और सरयू के किनारे अपने घर की ओर चल पड़ा।